सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस YouTube चैनल के ऊपर कक्षा 10 विषय विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो इसी कड़ी में आज की वीडियो में अपन देखेंगे जो आपका तीसरा चैप्टर है कक्षा 10 का, धातु व अधातु के क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर कहाँ होते हैं? पाठ्य पुस्तक के पीछे जो इंपॉर्टेंट अभ्यास क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चनों की तरफ से अगर आप लोग चिंतित है तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर अपन कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं, तो ये वीडियो यानी इस चैप्टर को हमने पहले पढ़ा दिया। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा। अगर आप लोग वो वीडियो पहले देखते हैं, यानी आप लोग अगर लेसन को अगर आप पहले पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में मात्र और मात्र 10 मिनट लगेगी। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को शुरुआत। दोस्तों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है कि हम इस विज्ञान क्लासेज के चैनल के ऊपर कक्षा 10 की विज्ञान नए सत्र एनसीईआरटी के अनुसार कंप्लीट पढ़ रहे हैं, और इसी कड़ी में आज अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों ने इस धातु और अधातु चैप्टर नंबर 3 जो अपने राजस्थान बोर्ड में, केंद्रीय बोर्ड में या एनसीईआरटी के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड के लिए ज़रूरी होने वाला बेस्ट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इस पाठ्य पुस्तक के यानी इस लेसन के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक विशेष बात बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको तभी समझ में आएंगे, आप एग्जाम में तभी क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे जब आपने इसका वीडियो देखा या नहीं। यानी जब मैंने लेसन आपको कंप्लीट पढ़ाया था, अगर आपने वो देख लिया है तो अच्छी बात है, आप मेरे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि चैप्टर में क्या क्या है, किस प्रकार से चैप्टर को समझना है, तो लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, बस आप लोगों को कमेंट या कोई लाइक नहीं आ रहे आप लोगों के। दोस्तों, आपके लाइक्स के दम पे तो हमारा चैनल आगे चल रहा है, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता लगता है कि हाँ, इतने विद्यार्थी हैं जिनको इस विज्ञान क्लासेज के चैनल से उनको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होता है या आप हमारे मोटिवेशन को वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे मैं और किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपन आगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, देखो ये क्वेश्चन आंसर अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। तो मेरे पास में ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, आप लोग मेरे साथ के साथ में नोट करते चलना। ठीक है, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी जैसी इच्छा लग रही है वैसे साथ के साथ में अपन पढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? अब देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग वो वीडियो देखोगे, तब आप लोग पहले क्वेश्चन आंसर समझ पाओगे। तो सीधी बात से इसका आंसर आएगा AgNO3 विलयन व कॉपर धातु। लोहे का फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ को जंग से बचाना है तो उसके ऊपर आप क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं। तो फ्राइंग पैन के ऊपर अपन किसकी परत चढ़ाएंगे? यहाँ पर जिंक की परत चढ़ाएंगे। तो ग्रीस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फ्राइंग पैन का मतलब होता है पकाने का बर्तन। तो अपन मान लो छुकन वगैरह लगाते हैं ना घर पे, तो उसके ऊपर ग्रीस थोड़ी लगाएंगे, पेंट भी नहीं लगाएंगे, पेंट का मतलब कलर थोड़ी लगाएंगे उसमें। तो क्या लगाएंगे? अपन जिंक की परत चढ़ाकर रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, क्या होता है? कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? अरे इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी हमें उस धातु का इस्तेमाल करना है जो कम अभिक्रियाशील हो। ठीक है, जिंक तो जल्दी क्रिया कर लेगा, अगर मान लो नींबू डाल दिए तो नींबू से तुरंत जिंक क्रिया कर लेगा, तो इससे तो अपने को नुकसान हो जाएगा। इसलिए टिन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कम से कम रिएक्शन करता है। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दे दिया गया। अब ये 4 चीज़ें आप लोगों को दे दी गई है, आपको रिजल्ट निकालना है क्या क्या। इसका उपयोग कर धातु व अधातु के नमूनों के बीच में आप लोग किस प्रकार विभेद कर सकते हैं? विभेद का मतलब होता है इनका बंटवारा करना। दूसरा, धातु और अधातु में विभेदन के लिए इन प्रेक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। देखो, अब धातु अधातु क्या होता है, अगर आप लोगों ने इसके गुण पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे। हथौड़ों के उपयोग से यदि दिया गया नमूना हथौड़े की चोट से टूट जाए तो वह अधातु है।
इसके विपरीत यदि नमूना एक पतली चद्दर के रूप में आ जाए तो वह क्या आघातवर्धनीय, और आघातवर्धनीय का मतलब क्या है, वह धातु होता है। ये जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब कंप्लीट डिटेल से समझाया था वहाँ पर। ये अपने को इसने अगले ने सामान दे दिया, सारा सामान दे दिया। अब बोल रहा है कि जो आपको जो टुकड़ा दिया गया है उसको यहाँ पर रखना है आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है अगर आप लोगों ने इस टुकड़े को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखते ही बल्ब ऑन किया, बैटरी से अपने जोड़ रखा है, स्विच ऑन करते ही अगर लट्टू या बल्ब जल गया तो समझ जाओ ये चीज़ क्या है, यहाँ पर धातु है। धातु में क्या होता है, आयनों का संचरण होता है। दूसरा, इस धातु को आप लोग हथौड़ी लोहे से अगर आप लोग पीटेंगे तो ये क्या होगा, चद्दर के रूप में बदल जाएगा। लेकिन ऐसे अधातु के साथ में नहीं होता। अधातु क्या करेंगे, यहाँ पर लगाओगे तो बल्ब जलेगा ही नहीं। दूसरा, इसको हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके जैसे कोयले को आप लोग पीट के देखो, टुकड़े बिखर जाएगा। लेकिन इसी प्रकार के आप लोग लोहे की कोई चादर लो, सोने की लो या चांदी की लो, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। मैंने समझा दिया, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के गुणों को दर्शाते हैं। कौन से गुणों को, क्षारीय व अम्लीय व्यवहार को समझाते हैं। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों ओर। दोनों का मतलब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्साइड होगी तो हमारे जो पाठ का नाम है उसी के आधार पर यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। तो इन ऑक्साइडों का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोनों के उदाहरण याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण देख लेते हैं अपन उभयधर्मी का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी अपने अम्ल से क्रिया कराई तो भी इसने उत्पाद बना दिया, और क्षार के साथ में NaOH के साथ में क्रिया कराई तो भी इसने उत्पाद दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई, यानी उभयधर्मी है ये। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। देखो सीधी सी बात है, जिंक और लोहा जैसी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे तनु अम्ल से विस्थापित कर देती है। तो ये तो विस्थापित करने वाली बात होगी कौन कौन सी, लोहा और जिंक की। और जो विस्थापित नहीं कर पाती है वो कौन सी है, AU का मतलब क्या होता है, सोना, और Ag का मतलब क्या होता है, चांदी। तो यानी सोना चांदी ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होती है और वह ऐसा नहीं कर पाती है। किसी धातु M का मतलब होता है मेटल के विद्युत अपघटनीय परीक्षण में आप एनोड व कैथोड एवं विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे। तो एनोड का मतलब क्या होता है, अपन जो प्रयोग करेंगे ना तो एनोड में तो अपने क्या लेंगे, अशुद्ध मोटी प्लेट लेंगे। कैथोड में धातु क्या लेंगे, शुद्ध पतली प्लेट लेंगे। और अपघट यानी जो अपन उसमें माल डाल रहे हैं, यानी जो मेटेरियल डाल रहे हैं वो होता है इस लवण का विलयन। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर, स्पैचुला का मतलब कटोरी है, चम्मच है, समझ गया, उसे गर्म किया तथा प्रखनली को उल्टा रखकर उसे उत्सर्जित करके गैस को एकत्रित किया। अब कह रहा है कि भाई करके बताओ इसको। तो रिजल्ट में क्या निकला, गैस की क्रिया क्या होगी, कब, अगर सूखा लिटमस लेंगे तो, और आर्द्र लेंगे तो देखो सबसे बड़ा लेंगे गैस की क्रिया क्या होगी। तो ये इसका प्रयोग है। नीचे से आग लगाई, इसने एक स्पैचुला ले लिया, इसमें इसने सल्फर का पाउडर वाला स्पैचुला ले लिया, ऊपर इसने प्रखनली रख ली। क्यों, क्योंकि ये जब जलेगा ना तो ये क्या होगा, गैस का रूप में इसको बदलेगा। और ऊपर क्या लगा दी, इसने प्रखनली लगा दी ताकि वो गैस की प्रखनली में चली जाए। तो सूखा लिटमस पत्र लेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और अगर आर्द्र लेंगे यानी गीला लेंगे तो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई अब कौन सी प्रकृति है। मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कि अगर कोई नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है तो वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग। मैंने थोड़ी देर पहले भी या मैंने लेसन पढ़ाया था उस समय मैंने वो अनिल के नाम से एक ट्रिक बताई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो हाँ, और इसकी जो अभिक्रिया है वो देख लो आप। सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया कराई, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया अपन ने पानी से करवाई तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। पहला तो हो गया उसको ग्रीस की तरह ऊपर लगाते तेल लगाते थे, दूसरा उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अरे अपने जो गेट वगैरह या खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती उसके ऊपर कलर वगैरह करते हैं ना, तो वो जंग से बचाने का ही तो काम है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, एक तो अम्लीय और दूसरा उदासीन। एक तो अम्लीय और दूसरा उदासीन। उदाहरण देख ले एक बार अपन।
तो अगर अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके सहसंयोजी ऑक्साइड बनाती है जो पानी में घुलकर अम्ल बन जाते हैं। देखो कैसे, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप पानी के साथ में जोड़ोगे तो कार्बनिक अम्ल बना देते हैं। अगर अधातु ऑक्सीजन के सहयोग करके, अब देखो ये तो अपना बन गया अम्ल बन गया, अब अपन क्या बनाएंगे उदासीन। अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी, अधातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी तो यहाँ पर उदासीन ऑक्साइड बना देते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड या H2O। H2O कैसा होता है, उदासीन होता है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अरे भाई इसीलिए किया जाता है जो याद रखना, जो धातुओं के जो गुणधर्म थे, जैसे आघात वर्धनीयता हो गया, तन्यता हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिन जिन धातुओं में होगी उनके आभूषण बनाए जाएंगे। तो सोना चांदी प्लेटिनम में ऐसा गुण होता है। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा में खुला छोड़ेंगे तो ये आग पकड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाकारी होते हैं या ऑक्सीकृत होकर तुरंत दहन कर लेते हैं। तो आग से बचाने के लिए, इनको जलने से बचाने के लिए अपन ऑक्सीजन को इसके टच में नहीं होने देते, तो ऑक्सीजन इसको अपन या हवा से इसको अपन दूर रखते हैं। ठीक है, तो इस आंसर मैंने इसमें है, नीचे पढ़ लेना, ये जो मैंने बता दिया वही है। एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। देखो सबसे पहली बात है, उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो सस्ती हो। तो एल्यूमिनियम क्या होती है, सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। दूसरी बात ये, अगर आप लोग इसमें गर्म डाल दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एल्यूमिनियम के ठंडा डाल दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही कारण है। साथ में ये उष्मा की भी अच्छी सुचालक होती है, तो उष्मा की सुचालक होने की वजह से भी यहाँ पर ऐसा ही होता है कि ये तुरंत अचानक से यहाँ पर रिएक्शन, किसी प्रकार की वो रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना आंसर। अगला है, निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखो धातु कार्बोनेट व धातु सल्फाइड को धातु में बदलना कठिन होता है, इसलिए उन्हें पहले धातु ऑक्साइड में बदलना होता है। धातु कार्बोनेट तथा सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना अधिक आसान होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये समझ में तभी आएंगे जब आप लोग कंप्लीट वीडियो पहले पढ़ लोगे, यानी पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? अरे सीधी सी बात है, नींबू में क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल क्या करेगा, उस बर्तन की दीवार पे लगेगा तो उस बर्तन की ऊपरी जो परत होती है उसको साथ के साथ में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। कॉपर के बदरंगे बर्तन में पाए जाने वाले कॉपर कार्बोनेट को घोलकर कॉपर को उसकी शुद्ध चमक प्रदान कर देते हैं। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे मोटिवेशन के लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके जितने भी स्टूडेंट, आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपके नोट्सों के अंदर भी एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा था, आप लोग व्हाट्सअप कर लिया करो, कॉल मत किया करो इतने सारे, क्योंकि कॉल में किसी का इतना नहीं उठा पाता हूँ। देखो व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं आपको देर सवेर रिप्लाई जरूर दूंगा। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु व अधातु विभेद कीजिए। धातु अधातु क्या होते हैं, सीधी सी बात है, धातु तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन दे देती है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। धातु कैसी होती है, अपचायिक होती है, ये कैसी होती है, ऑक्सीकारक होती है। धातु इधर क्या होती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि इधर क्या बनाती है, अम्लीय व उदासीन बनाती है। धातु इधर क्या करती है, क्लोराइड वैद्युत अपघट्य होते हैं इधर, और इधर इस प्रकार का कोई वैद्युत अपघट्य नहीं होता है। 15 क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर, ये ऐसे काम पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लोगों को बावड़े बनाने वाले काम पहले बहुत ज़्यादा होते थे। उसने पुराने व मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती, जिसे वह विशेष फिलेल में डाल देता और कंगन नए की तरह चमकने लगते, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता। वह महिला बहुत दुखी होती है और तर्क वितर्क करने के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप क्या उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? अरे सीधी की बात हो गई, अपने घर पे जिस कोई आभूषण वगैरह पड़े हैं, अपना कोई पुराना सामान है, वो थोड़ा काला पड़ जाता है, क्यों, धूल वगैरह लगती है। तो आजकल तो सब समझदार हो गए, पहले हमारे ज़माने में समझ लो आप 10 साल पहले ऐसा ही था। ठीक है, मैंने 2004-05 के अंदर 10वीं क्लास पास की थी, तो उस समय इतना नॉलेज नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि जैसे पुराने होते तो जो ये सुनार बन के आते थे ना, वो अपने एक घोड़ लेके आते थे कांच की शीशी में, जिसको अपन बोलते थे अम्लराज।
क्या बोलते थे उसको, अम्लराज। अम्लराज में क्या होता, 3% तो होता था, 3:1 होता था, यानी कि 75% तो होता था उसमें HCl और 25% होता था उसमें नाइट्रिक अम्ल। HCl का सूत्र HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो गया HNO3। ठीक है, तो मैं तेरे को तुमको ये समझा देता हूँ यार। देखो एक्वा एरिया यानी अम्लराज होता था, क्या होता था सर, अम्लराज। अम्लराज किससे बनता है, HCl + HNO3 से। तो अनुपात कितना होता, 3:1 याद कर लेना। ये कांच की शीशी में भर के लाते थे, मान लो ये कांच की शीशी में ये भरा हुआ है, अब पन्ने को गेना दिया उसमें डालेंगे, तो ये क्या करेगा, अम्लराज ये कह रहा है उस गेने को गाड़ देगा, ये उसको गीला कर देगा। मान लो इतना मोटा को गेना है तो ये क्या कर देगा, इसको इतना सा कर देगा, छोटा कर देगा इसको। ऊपर का जो सोना है ना, वो सोना इस घोल के अंदर ही रह जाएगा। आप लोग जानते हैं सोने की कीमत कितनी ज़्यादा महंगी है, 40-45 लाख रुपए किलो सोना बिक रहा है, समझ गए ना। बस ये कारण है, इसको पढ़ लेना। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात क्या होता है, लोहे का एक मिश्रण है, यानी स्टील हो गया समझ लो, इस्पात का नहीं। इसका कारण बताइए। देखो कॉपर बहुत कम अभिक्रियाशील धातु, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप लोग खुद ही कंपैरिजन कर लेना। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा उसका काम में कम लिया जाएगा, जो कम क्रियाशील होगा उसका काम अधिक लिया जाता है। तो यह ठंडे व गर्म जलों से अभिक्रिया नहीं करता और न ही ऑक्सीजन व खनिज लवणों से अभिक्रिया करता है। कॉपर इस्पात की अपेक्षा ताप का अच्छा चालक भी है। इसके विपरीत इस्पात में आसानी से जंग लग जाती है तथा यह कॉपर की अपेक्षा उष्मा का कम चालक है। इन कारणों से गर्म जल के टैंक को बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। मिल लेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 के साथ में। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।